नमस्कार स्टूडेंट्स, आपका अपने चैनल पे स्वागत और अभिनंदन है। आज हम 12th क्लास की आज़ादी के स्वर्णिम भारत, आप देख पा रहे हैं, भाग 2 है। इस पुस्तक का पूरा व्यू देखने वाले हैं। ये भारत के संविधान की उद्देशिका है। आज़ादी के बाद के स्वर्णिम भाग 2 कक्षा 12th माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर द्वारा राजकीय विद्यालयों में निःशुल्क उपलब्ध हुई है बच्चों को, और ये पूरक पाठ्य पुस्तक है। इसमें बहुत ही शानदार कंटेंट दिया हुआ है। इसके लिए अब विशेषकर हम बच्चों के लिए बना रहे हैं, लेकिन आप अगर किसी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो यह आपके लिए बहुत ही उपयोगी साबित होने वाली है। भारत के विकास की यात्रा, इसमें हम बांग्लादेश के निर्माण, भारत का प्रथम परमाणु परीक्षण, हरित क्रांति, श्वेत क्रांति, राष्ट्रीय डेयरी योजना, बंकू का राष्ट्रीयकरण, प्रीपियर्स की समाप्ति, संविधान सशक्तता की ओर, ये सब पढ़ेंगे। सेकंड चैप्टर में इस प्रकार से होंगे अपने चुनाव सुधार के जो भी प्रयास हुए, राजीव गांधी के कार्यकाल में जो सूचना क्रांति हुई उसके बारे में पढ़ेंगे। राष्ट्रीय शिक्षा नीति भी पढ़ेंगे जो कि 1986 में लाई गई, जहाँ नवोदय विद्यालय खोले गए। सूचना और संचार क्रांति विश्वनाथ प्रताप सिंह के समय, जो कि 1989 में 89 में देश के प्रधानमंत्री बने थे। और नरसिंहा राव, उदारीकरण, निजीकरण, वैश्वीकरण का दौर रहा इनके समय। 1991 की नई आर्थिक नीति भी पढ़ेंगे। कावेरी जल विवाद भी पढ़ेंगे कि इन राज्यों के बीच है। अटल बिहारी वाजपेयी, जो कि देश के प्रधानमंत्री, 3 बार देश के प्रधानमंत्री बनते हैं। कारगिल युद्ध, जो कि 1999 में लड़ा गया। भारत के विकास की यात्रा में हम 2004 से 2019 तक के दौर को पढ़ेंगे, जिसमें सूचना का अधिकार आया डॉक्टर मनमोहन सिंह के समय। लोकतंत्र में पारदर्शिता के लिए भोजन का अधिकार आया, जन कल्याणकारी योजनाएं आई। राष्ट्रीय ग्रामीण, महात्मा गांधी के नाम से राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम आया 2005 में। विशिष्ट पहचान आधार बना, शिक्षा का अधिकार मिला सबको, अनुसूची में उनको जोड़ा गया। नरेंद्र मोदी 2014 से वर्तमान तक देश के प्रधानमंत्री हैं, और इनके समय सरकार की नीतियां, योजना आयोग की समाप्ति और नीति आयोग का गठन। स्वच्छ भारत मिशन प्रारंभ हुआ। नोटबंदी हुई, जिसको विमुद्रीकरण कहते हैं। जीएसटी आया, वस्तु और सेवा कर। स्वतंत्र भारत, भूमि सुधार एवं गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम चले, उसके बारे में पढ़ेंगे। नेक्स्ट चैप्टर होगा भारत की विदेश नीति से संबंधित, और विदेश नीति के निर्णायक तत्व कौन कौन से, इनके मूल सिद्धांत क्या हैं। विदेश नीति का मतलब होता है किसी भी देश का, कि वो सिद्धांत, वो नीतियां जो वो अन्य देशों के साथ संबंध स्थापित करेगा, जिन नीतियों के तहत, या वो नीति या सिद्धांत जिसके द्वारा वो अपने पड़ोसी देशों से, दूर देशों से अपने विदेश संबंध स्थापित करेगा, उस नीति को कहते हैं विदेश नीति। भारत की विदेश नीति की प्रमुख विशेषताएं क्या होंगी। भारत पाकिस्तान के बीच संबंध कैसे रहे, भारत चीन के बीच संबंध कैसे रहे, भारत बांग्लादेश के संबंध कैसे रहे, श्रीलंका के साथ भारत के संबंध, नेपाल के साथ, भूटान के साथ, और अमेरिका और सोवियत संघ के साथ। निःशुल्क वितरण पाठ्य पुस्तक है, और इसमें हम पढ़ने वाले हैं मैन फैक्ट की ओर हम चलेंगे। तो मैन फैक्ट में हम देखेंगे कि विकास यात्रा में, भारत की जो विकास यात्रा 1965 से 1984 तक, तो 1964 में 27 मई 1964 को स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू का देहांत हो जाता है। उनके बाद लाल बहादुर शास्त्री देश के दूसरे प्रधानमंत्री बनते हैं। तो ये फैक्ट क्लियर हो गया, कौन से प्रधानमंत्री बने, लाल बहादुर शास्त्री दूसरे। नेहरू की मृत्यु कब हुई, शास्त्री 9 जून 1964 से 11 जनवरी 1966 को तक देश के प्रधानमंत्री रहते हैं, 18 माह तक। लाल बहादुर शास्त्री के बाद शासन की सत्ता है वो इंदिरा गांधी के हाथों में आ जाती है। जब इंदिरा गांधी देश की प्रधानमंत्री बनती है, उस समय देश में सूखे की वजह से अनाज की भारी कमी होती है, और इंदिरा गांधी की सरकार ने सन 1969 में बड़ा फैसला लेते हुए 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया था। तो बैंकों का राष्ट्रीयकरण करना मतलब, जो बैंक हैं उनकी जो नीतियां हैं वो मन मर्जी की नहीं होंगी, निजी बैंकों की तरह नहीं होंगी, फिर वो सरकार के अनुसार होंगे, और सरकार समाजवादी नीतियों पे चलेगी। तो ये जो बैंक हैं अब ये सरकारी सिस्टम में आ जाते हैं। 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब किया गया, 1969 में।
1971 में इंदिरा गांधी ने प्रीपीवियर्स, जो कि देश आजाद हुआ उस समय राजा महाराजाओं को एक विशेष ऑफर दिया था उनके पेंशन का, कि उनको घर बैठे पेंशन मिलेगी, उसको कहते हैं प्रीपीवियर्स। और इसको 1971 में हटा दिया गया विधेयक लाकर। बांग्लादेश का निर्माण किया गया 1971 में इंदिरा गांधी के द्वारा। ये भी उनकी एक कूटनीतिक उपलब्धि थी। श्रीमती गांधी ने सन 1974 में 74 में प्रथम परमाणु विस्फोट करके विश्व राजनीति में कूटनीतिक मंच पर भारत को एक शक्तिशाली राष्ट्र के रूप में स्थापित कर दिया था। आज़ादी के बाद के भूमि सुधार कानूनों और उनकी क्रियान्विति को भी इसमें दर्शाया गया है। गरीबों के हित से के रूप में इंदिरा गांधी सामने आती हैं। इंदिरा गांधी ने भारत के सामाजिक न्याय को हासिल करने की दिशा में सन 1976 में बंधुआ मजदूर प्रथा को समाप्त किया। 1976 में बंधुआ मजदूर प्रथा को समाप्त कर दिया जाता है। वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट फैक्ट है और ये ऑथेंटिक बुक है। आप किसी भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो, इस बुक को आप जरूर पढ़ें। तो इस बुक को पढ़ने के ये फायदे हैं कि ये एक तो ऑथेंटिक बुक है, इसमें बहुत से फैक्ट आपके क्लियर हो जाएंगे। 1977 के आम चुनाव में जनता दल है वो सरकार बनाती है और मोरारजी देसाई पहले प्रधानमंत्री बनते हैं। फिर चौधरी चरण सिंह 1977 में जो सरकार बनती है और इनके द्वारा काले धन, भ्रष्टाचार को रोकने, नोटबंदी की तथा परमाणु कार्यक्रम में सशक्तता दिखने वाले अमेरिका की भूमिका को नकारने जैसे साहसिक कदम भी उठाए। लेकिन अल्पकाल के बाद सन 1980 में दोबारा इंदिरा गांधी पूर्ण बहुमत से आ जाती है सत्ता में। 1964 में राकेश शर्मा अंतरिक्ष में कदम रखते, पहले भारतीय अंतरिक्ष यात्री बनते हैं। इंदिरा गांधी राकेश शर्मा से वार्ता के बहुत ही प्रसिद्ध अंश उस समय हुआ, जिससे इंदिरा गांधी ने राकेश शर्मा से पूछा कि हिंदुस्तान अंतरिक्ष से कैसा नजर आता है। तो उनके राकेश शर्मा का उत्तर था कि सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। पंजाब में उस समय आतंकवाद फैला हुआ था, उग्रवाद फैला हुआ था। ऑपरेशन ब्लू स्टार करके इंदिरा गांधी ने 3 जून 1984 से 8 जून 1984 का जो दौर था, उस समय ब्लू स्टार कार्यक्रम द्वारा इसको नियंत्रित करने की कोशिश की। और इसी के कारण 31 अक्टूबर 1984 को इंदिरा गांधी के निजी अंगरक्षकों ने उनको गोली मार दी और वो देश के लिए शहीद हो जाती। भारत के विकास की यात्रा 1965 से 84 तक के अध्याय में हमने लाल बहादुर शास्त्री को देखा, इंदिरा गांधी को, मोरारजी देसाई और चौधरी चरण सिंह की जो शासन काल था, उनके सुनहरे आयामों और कड़े फैसलों की चर्चा की जाती है। अब मोस्ट इम्पोर्टेंट है अपना इसरो। 1962 में जब भारत सरकार द्वारा भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान समिति, जिसको कहते हैं इनकोसपार, इसका गठन हुआ था 62 में। तब भारत में अंतरिक्ष में जाने का निर्णय लिया और भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान के प्रमुख जो कर्णधार थे, दूरदृष्टा थे, वो थे डॉक्टर विक्रम साराभाई। और विक्रम साराभाई की सिफारिश पर ही वायुमंडलीय अनुसंधान के लिए यानी अंतरिक्ष अनुसंधान के लिए तिरुवनंतपुरम में थुम्बा में भूमध्य रॉकेट प्रक्षेपण केंद्र है, उसकी स्थापना कर दी जाती है। सन 1969 में गठित भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो की स्थापना 1969 में होती है, बिल्कुल ध्यान रखें आप। 1962 में इनकोसपार की होती है, 1969 में होती है अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन की। और विक्रम साराभाई की महत्वपूर्ण भूमिका होने के कारण इनको अंतरिक्ष का जनक माना जाता है, यानी अंतरिक्ष में अनुसंधान का जनक माना जाता है। PSLV, GSLV, इनके बारे में भी आगे हम देखेंगे। दूसरा हमारा महत्वपूर्ण फैक्ट होगा वो होगा ध्रुवीय उपग्रह प्रमोचन रॉकेट, जिसको कहते हैं PSLV, और भूतुल्य उपग्रह प्रमोचक रॉकेट, जिसको कहते हैं GSLV। नेक्स्ट इंपोर्टेंट देखने वाले हम 1975 और 76 का दौर भी महत्वपूर्ण रहा।
बांग्लादेश का निर्माण। पाकिस्तान के निर्माण, ये हम राजनीति विज्ञान में भी पढ़ते हैं। बांग्लादेश का निर्माण, पाकिस्तान का निर्माण हुआ मोहम्मद अली जिन्ना के द्विराष्ट्र सिद्धांत से। ये राजनीति विज्ञान के पहले चैप्टर में हम पढ़ते हैं। द्विराष्ट्र सिद्धांत का मतलब है कि मोहम्मद अली जिन्ना के समय ये प्रतिपादित हुआ कॉन्सेप्ट कि भारत एक राष्ट्र नहीं है, दो राष्ट्र है। एक हिंदुस्तान, हिंदू, और दूसरा मुस्लिम यानी पाकिस्तान। दो धर्मों के आधार पे इसकी कल्पना की गई और इसी कॉन्सेप्ट या सिद्धांत के आधार पर फिर भारत का विभाजन हुआ। और भारत के विभाजन के समय पूर्वी बांग्लादेश और पश्चिमी बांग्लादेश दो भागों में बट गया था। तो पूर्वी बांग्लादेश बाद में बांग्लादेश बना। 1971 में पूर्वी जो पाकिस्तान था, जिसे जब विभाजन हुआ तो पूर्वी पाकिस्तान और पश्चिमी पाकिस्तान, पूर्वी पाकिस्तान बांग्लादेश के रूप में आगे जाकर विभाजित हो जाता है। और इसमें सैनिक संकट उत्पन्न हो जाता है, अव्यवस्था उत्पन्न हो जाती है। तो इंदिरा गांधी सरकार द्वारा डिसीजन लिया जाता है कि भारत के पड़ोस में किसी प्रकार की अव्यवस्था नहीं होनी चाहिए। और भारत ने जुल्फिकार अली भुट्टो, जो कि पाकिस्तान के अग्रणी नेता थे उस समय, उनको सेना के जो प्रमुख थे वो थे आहिया खान, और पश्चिमी पाकिस्तान में थे जुल्फिकार अली भुट्टो। शेख मुजीब रहमान थे, वो थे बांग्लादेश को स्वतंत्र करवाने के लिए। और शेख मुजीब रहमान को उस समय गिरफ्तार कर लिया जाता है। भारी संख्या में अव्यवस्था उत्पन्न हो जाती है। तो भारत ने निर्णय लिया कि भारत का पड़ोसी देश के रूप में बांग्लादेश का निर्माण किया जाए। और भारत ने, क्योंकि उस समय भारत में बड़ी संख्या में शरणार्थी आ रहे थे बांग्लादेश में अत्याचारों से परेशान होकर, तो वो भारत के लिए एक मुश्किल पैदा हो रही थी। और अंततः 3 दिसंबर 1971 को भारत पर हमला कर दिया। किसने? पाकिस्तान ने। ऐसे में इंदिरा गांधी ने एक साहसिक, परिपक्व और दृढ़तापूर्वक नेतृत्व का परिचय देते हुए तमाम अंतर्राष्ट्रीय दबावों को दरकिनार करते हुए पाकिस्तान को सबक सिखाने की घोषणा कर दी। और अपनी मुक्ति वाहिनी जो सेना थी उसको सपोर्ट किया। और उसी दौर में 9 अगस्त 1971 को शीघ्रतापूर्वक शांति, मैत्री और सहयोग के लिए भारत ने सोवियत संघ से संधि कर ली। क्योंकि उस समय जो अमेरिका था, देश, विश्व का शक्तिशाली देश, वो पाकिस्तान की ओर सपोर्ट कर रहा था। क्योंकि पाकिस्तान सीटो, सेंटो जैसे ग्रुप बने हुए थे, सैनिक संगठन उनका सदस्य था। तो अमेरिका उनके पक्ष में खड़ा था। तो भारत को अपने पक्ष मजबूत करने के लिए सोवियत संघ से संधि करनी पड़ी 20 वर्षीय। कब? 9 अगस्त 1971 को। तो बांग्लादेश की मुक्ति के लिए भारतीय सेना ने 4 दिसंबर 1971 की जो तिथि थी उस पर सीधी कार्रवाई कर दी और गुरिल्ला युद्ध पद्धति अपनाई। 3 दिसंबर 1971 को पाकिस्तानी वायुसेना ने पश्चिमी भारत के सैनिक अड्डों पर अचानक हमला बोल दिया था। तो इस प्रकार से भारत ने तत्परता दिखाते हुए 16 दिसंबर 1971 के दिन पाकिस्तान की सेना को आत्मसमर्पण के लिए मजबूर कर दिया। तो इस प्रकार बांग्लादेश स्वतंत्र हो जाता है। 3 जुलाई 1972 को भारत और पाकिस्तान के बीच एक समझौता होता है जिसका नाम होता है शिमला समझौता। और ये इंदिरा गांधी और पाकिस्तान की तरफ से जुल्फिकार अली भुट्टो के बीच संधि होती है, समझौता होता है। तो यह था बांग्लादेश का निर्माण। प्रथम परमाणु परीक्षण। परमाणु ऊर्जा विभाग की स्थापना कब की जाती है? 1954 में। 1948 में जो परमाणु ऊर्जा अधिनियम है वो लाया गया। और भारत के डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा, जो कि परमाणु कार्यक्रम के जनक माने जाते हैं, इनको पंडित जवाहरलाल नेहरू ने नियुक्त किया।
पहला परमाणु परीक्षण कब किया जाता है? भूमिगत परमाणु परीक्षण फर्स्ट, पोखरण फर्स्ट भी जिसको बोलते हैं। और इसका कूटनीतिक नाम आपको याद रखना है, स्माइलिंग बुद्धा, 18 मई 1974 को। बार्क क्या है? आगे अपने प्रश्न होगा। तो बार्क के अध्यक्ष किसको बनाया गया? डॉक्टर राजा रमन्ना को। एम स्वामीनाथन। हरित क्रांति क्या है? तो हरित क्रांति खाद्यान्न फसलों में के उत्पादन में वृद्धि करने के लिए एक क्रांति की गई जिसको कहते हैं हरित क्रांति, जिसमें गेहूं और चावल पर विशेष जोर दिया गया। और इसके जनक थे डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन, हरित क्रांति के जनक। और इससे खाद्यान्न संकट दूर हुआ। 15 अग्रणीय जो कृषि उत्पाद थे उनके निर्यातों में से भारत विश्व के 15 अग्रणीय कृषि उत्पाद निर्यातकों में से एक हो गया था उस समय। कृषि व्यापार विकास एवं सहायता कानून लाया गया 1954 में। और 1954 में पीएल पब्लिक लॉ 480 के नाम से जाना जाता है। ये अमेरिकी राष्ट्रपति को मित्र राष्ट्रों को रियायती अनुदान शर्तों पे अधिशेष वस्तुओं के लदान हेतु अधिकृत करता है। यानी इस कानून के तहत ये कानून लाया गया, कृषि व्यापार विकास एवं सहायता कानून। और ये कौन सा कानून है? शांति के लिए भोजन कार्यक्रम, फूड फॉर पीस प्रोग्राम, इसका नाम रखा गया पीएल 480। आगे अपने प्रश्न है। श्वेत क्रांति। श्वेत क्रांति क्या थी? तो दूध के उत्पादन में तीव्र वृद्धि करने के लिए श्वेत क्रांति, व्हाइट रिवोल्यूशन आया। और डॉक्टर वर्गीज कुरियन जो कि श्वेत क्रांति के जनक हैं, फादर ऑफ द व्हाइट रिवोल्यूशन के, इन्होंने 1964-65 में एक संघन पशु विकास कार्यक्रम चलाया जिसके अंतर्गत श्वेत क्रांति लाने के लिए पशु मालिकों को पशु पालन के सुधरे तरीकों को पैकेज प्रदान किया। कालांतर में श्वेत क्रांति की गति अधिक तेज करने के लिए राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड भी बनाया गया। और 1970 में एक ग्रामीण विकास कार्यक्रम ऑपरेशन फ्लड भी चलाया। और इसके सूत्रधार थे वो भी डॉक्टर वर्गीज कुरियन थे। और इसी दौर में गुजरात के आणंद में एक फैक्ट्री चलाई जाती है, दूध डेयरी, जिसको हम बोल सकते हैं अमूल के नाम से। आज वो बहुत बड़ी डेयरी है। राष्ट्रीय डेयरी विकास योजना है उसका प्रथम चरण, जिसमें कौन कौन से प्रयास किए गए। 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हम पढ़ ही चुके हैं। बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब हुआ? 19 जुलाई 1969 को, इंदिरा गांधी के कार्यकाल में। समाजवादी नीतियों का एक प्रमुख परिणाम था कि गरीब से गरीब व्यक्ति को भी बैंक से सस्ती दर में लोन मिल सके। बैंकों के राष्ट्रीयकरण के कारण कौन कौन से प्रकार थे? तो राजस्व से जुड़ा मुद्दा भी था, नागरिक सुरक्षा से जुड़ा मुद्दा भी था, एकाधिकार को खत्म करना भी था, इसमें उपयोग आधारित नियमितताओं का मुद्दा भी था, साख से जुड़ा मुद्दा भी था, प्राथमिकता के क्षेत्रों के विकास का मुद्दा भी था, नगरीय ग्रामीण असमानता का मुद्दा भी था, सेवा के उद्देश्य की प्राप्ति का उद्देश्य, समानता का मुद्दा, कर से जुड़ा मुद्दा, प्रीपियर्स की समाप्ति। आज़ादी के समय ब्रिटिश भारत 2 हिस्सों में बटा था, जिसमें से एक हिस्से में ब्रिटिश प्रभुत्व वाले भारतीय राज्य थे तो दूसरे हिस्से में देशी रियासतें थी। कुछ राज्य ऐसे थे जिन पे सीधा ब्रिटिश सरकार का नियंत्रण था, तो कुछ भारत का हिस्सा वो था जिस पे राजा महाराजाओं का शासन था। रियासतें 565 रियासतें थी उस समय। ये आप देख पा रहे हैं कि 565 रियासतें थी। और इन 565 रियासतों के राजाओं को
ये सहमत करना कि आप अब राष्ट्र का निर्माण में अपनी भागीदारी निभाएं और भारत अब स्वतंत्र हो चुका है, लोकतांत्रिक देश बन रहा है, तो आपको एक पेंशन भत्ता दिया जाएगा, आपके जो भी सुविधाएं हैं वो आपसे नहीं ली जाएंगी। तो राजाओं को सहमत करने के लिए प्रीप्यूअर्स उनको दिया गया था। उसी प्रीप्यूअर्स को 1970 में 26वां संविधान संशोधन करके इसको हटा दिया गया। तो 1971 का एक संविधान संशोधन हुआ, ये भी आगे प्रश्न है अपने 26वां, और प्रीप्यूअर्स को बंद कर दिया गया। राजा महाराजाओं की जो पेंशन का कार्यक्रम था वो बंद कर दिया जाता है। संविधान सशक्तता के और 42वें संविधान संशोधन द्वारा संविधान की प्रस्तावना में 3 शब्द जोड़े जाते हैं, समाजवाद, धर्मनिरपेक्षता और अखंडता। और इन शब्दों के द्वारा भारत का जो दृष्टिकोण है वो समाजवाद की ओर मोड़ा जाता है। धर्मनिरपेक्ष, सेक्युलरिज्म, अखंडता, ये शब्द जोड़े जाते हैं। नागरिकों के मूल कर्तव्यों को भी भाग 4 क में जोड़ दिया जाता है। उस समय 10 मूल कर्तव्य थे, बाद में एक कर्तव्य और जोड़ा गया। मोरारजी देसाई सरकार ने 1977 में 43वां संविधान संशोधन, 1978 में न्यायपालिका को और अधिक सशक्त और स्वतंत्र बनाया। फिर 44वां संविधान संशोधन 1978 में किया और संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों की श्रेणी से हटाकर एक कानूनी अधिकार की मान्यता दी गई। इसका उद्देश्य समाज को और अधिक समतावादी और न्याय संगत बनाना था। अभ्यास के प्रश्न, इसरो की स्थापना कब हुई? 1969 में, 69 में, पीछे पड़ गया। भारत के प्रथम कृत्रिम उपग्रह आर्यभट्ट का प्रक्षेपण कब किया गया? 1975। बांग्लादेश कब अस्तित्व में है? 1971। शांति, मैत्री और सहयोग की संधि भारत और सोवियत संघ के बीच कब हुई? 9 अगस्त 1971 को। भारतीय परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम के जनक कौन है? तो परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम के जनक डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा। भारत में प्रथम भूमिगत परमाणु परीक्षण कब होता है? तो 18 मई 1974 को होता है प्रथम भूमिगत परमाणु परीक्षण। PL 480 किस देश से बना कानून है? तो ये अमेरिका। भारत में हरित क्रांति का श्रेय किस वैज्ञानिक को जाता है? MS स्वामीनाथन। हरित क्रांति के फलस्वरूप किस फसल की पैदावार सर्वाधिक बढ़ती है? तो ये बढ़ती है चावल की। आणंद गुजरात में डेयरी विकास बोर्ड की स्थापना कब की गई? तो ये कब की गई थी? मिल्क मैन ऑफ इंडिया के नाम से कौन विख्यात है? तो वर्गीज कुरियन। वर्ष 2017-18 में भारत में दूध के प्रति व्यक्ति उपलब्धता कितनी थी? 351 ग्राम। 1 जनवरी 1949 को किस बैंक का राष्ट्रीयकरण किया गया? तो ये था रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब किया गया? तो ये था 19 जुलाई 1969 को। 15 अप्रैल 1969 को। प्रीप्यूअर्स को किस संविधान संशोधन द्वारा समाप्त किया गया था? तो यह था 26वां संविधान संशोधन 1971 में। बांग्लादेश के निर्माण के समय पूर्वी बंगाल के शरणार्थी भारत में क्यों आ रहे थे? क्योंकि वहां अव्यवस्था थी, अराजकता का माहौल बना हुआ था, तो भारत में आ रहे थे। शिमला समझौता कब और किन देशों के बीच हुआ? 1972 में हुआ। ये हमने देख लिया पीछे। इस्माइलिंग बुद्धा पहला परमाणु परीक्षण कार्यक्रम था। बार्क क्या है? तो ये परमाणु अनुसंधान संस्थान है, बार्क। PL 480 हमने देख ही लिया। गहन कृषि जिला कार्यक्रम देख ही लिया। 1960 के दशक में भारत में खाद्यान्न कीमतें अचानक क्यों बढ़ने लगी? क्योंकि खाद्यान्न संकट था। अमूल क्या है? तो दूध डेयरी है। गुजरात के आणंद में सेवा का शब्द विस्तार है, वो लिखिए। तो ऊपर हम देख चुके। श्वेत क्रांति से क्या तात्पर्य है? बंकू का सामाजिक नियंत्रण अवधारणा से क्या अभिप्राय है? तो बंकू का राष्ट्रीयकरण करना। प्रीप्यूअर्स को किस प्रधानमंत्री ने बंद किया? इंदिरा गांधी। शेख मुजीब रहमान के बारे में बताइए। तो कौन थे शेख मुजीब रहमान? बांग्लादेश को स्वतंत्र करवाने वाले स्वतंत्रतावादी नेता। 16 दिसंबर 1971 को भारतीय सेनाओं के समक्ष पाकिस्तानी सेना के आत्मसमर्पण पे टिप्पणी लिखनी है। भारत को हरित क्रांति पे टिप्पणी। भारत में हरित क्रांति के
पे भी आपको टिप्पणी। ऑपरेशन फ्लड, राष्ट्रीय डेयरी योजना, बैंकों के राष्ट्रीयकरण के पक्ष में तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के क्या तर्क थे? प्रीप्यूअर्स क्या था, इसकी समाप्ति कैसी हुई? बांग्लादेश का निर्माण में भारत की महत्वपूर्ण भूमिका रही, इस कथन की व्याख्या करनी। श्वेत क्रांति आजादी के बाद भारत की प्रमुख उपलब्धियों में से एक थी, स्पष्ट करना है। नेक्स्ट चैप्टर है भारत के विकास की यात्रा सन 1985 से 2004 तक, और इसमें 85 में देश के प्रधानमंत्री होते हैं राजीव गांधी। राजीव गांधी का जन्म 20 अगस्त 1944 को मुंबई में हुआ था। वे सिर्फ 3 वर्ष के थे जब भारत स्वतंत्र हुआ, और उनके नाना जवाहरलाल नेहरू और माता का नाम इंदिरा गांधी था। उनके पिता थे वो फिरोज गांधी सांसद थे। अब इनके कार्यकाल के बारे में बात करते हैं। 21 मई 1991 को राजीव गांधी शहीद हो जाते हैं, और तमिलनाडु के श्री पेरुम्बूर में। तो 20 अगस्त को सद्भावना दिवस के रूप में मनाया जाता है। राजीव गांधी का जन्मदिन है 20 मई, और उसी दिन सद्भावना दिवस के रूप में पूरा देश इस डेट को मनाता है। चुनाव सुधार का जो कार्यक्रम हुआ वो राजीव गांधी के समय एक महत्वपूर्ण घटना थी। दल बदल निरोधी कानून, यानी दल बदल एक सामान्य प्रक्रिया बन चुकी थी उस समय, उसको रोकने के लिए एक कानून लाया गया जिसको कहते हैं दल बदल विरोधी कानून। मताधिकार की आयु राजीव गांधी के समय कितनी कर दी गई? 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी जाती है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में, ये भी राजीव गांधी के समय आती है। उसमें शिक्षा का अर्थ क्या है, उसकी भूमिका क्या है? तो सबके लिए शिक्षा एक महत्वपूर्ण कदम उठाया गया, और राष्ट्रीय शिक्षा नीति 76 का 42वां संविधान संशोधन करके शिक्षा को समवर्ती सूची में डाल दिया गया, यानी केंद्र और राज्यों का विषय बना दिया गया। शिक्षा का पुनर्गठन, बाल केंद्रित शिक्षा बनाई गई, माध्यमिक शिक्षा पे भी जोर दिया गया, उच्च शिक्षा पर भी, और तकनीकी और प्रबंधन शिक्षा पर भी इस समय जोर दिया गया। नवाचार, शोध और विकास पे, प्रबंधन कार्यक्रम और परिवर्तन पे जोर दिया गया। खुला विश्वविद्यालय और दूरस्थ अध्ययन के लिए, यानी व्यक्ति किसी कारणवश शिक्षा विद्यालयों से जुड़कर नहीं ले सकता, कॉलेज से जुड़कर नहीं ले पाता किसी कारण से, तो वो दूर बैठा भी शिक्षा ग्रहण कर सकता है। और इसी दृष्टिकोण को फलीभूत किया 1985 में, और नाम रखा इंदिरा गांधी राष्ट्रीय खुला विश्वविद्यालय, इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी, इग्नू का गठन करके। तो इग्नू का गठन कब किया गया? 1985 में। इसका उद्देश्य क्या है? तो ये उच्च शिक्षा हेतु अधिक अवसर देने और शिक्षा को जनतांत्रिक बनाने की दृष्टि से बनाया गया एक दूरस्थ विद्यालय। जवाहर नवोदय विद्यालयों की स्थापना हुई ताकि गरीब से गरीब बच्चा भी केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड से शिक्षा ले सके, उत्तम परिवेश में शिक्षा ले सके। इसके लिए 1985 में जवाहर नवोदय विद्यालय खोले गए। सूचना एवं संचार क्रांति भी राजीव गांधी के समय आई। सी.डॉट सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ टेलीमेटिक, सी.डॉट
1989 में देश के प्रधानमंत्री बनते हैं विश्वनाथ प्रताप सिंह, और इनके समय मंडल आयोग आता है, और मंडल आयोग की सिफारिश के आधार पर, जो कि दूसरा आयोग होता है, ये ओबीसी को आरक्षण देने के नाम पे पहला आयोग बना था 1953 में काका काकेलकर की अध्यक्षता में, पिछड़ा वर्ग आयोग, और फिर दूसरा बना बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल की अध्यक्षता में, और मंडल आयोग ने ओबीसी को 27% आरक्षण की सिफारिश की। नरसिंहा राव देश के प्रधानमंत्री बनते हैं 1991 में 9वें प्रधानमंत्री, और इनके द्वारा भारत में नई आर्थिक परिवर्तन लाए जाते हैं, यानी उदारीकरण की नीति अपनाई जाती है, जिसमें विश्व की अर्थव्यवस्थाओं को अन्य देशों की अर्थव्यवस्था के साथ जोड़ा जाता है। वैश्वीकरण को अपनाने में महत्वपूर्ण भूमिका इन्हीं की थी। 1998 में वाजपेयी सरकार द्वारा परमाणु परीक्षण करने में सफल रहती है। इन्हीं की नीतियों की वजह से उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण का दौर चलता है। एलपीजी जिसको बोलते हैं, एल से लिबरलाइजेशन, पी से प्राइवेटाइजेशन और जी से ग्लोबलाइजेशन, जिसको कहते हैं एलपीजी। और उस समय देश के वित्त मंत्री होते हैं डॉक्टर मनमोहन सिंह। कावेरी नदी जल विवाद किन राज्यों के बीच था? तो दक्षिणी भारत की एक गंगा कहलाती है कावेरी नदी, और ये पश्चिमी घाट के पर्वत ब्रह्मगिरी से निकलती है, और इसकी लंबाई लगभग 800 किलोमीटर है। कावेरी नदी की डेल्टा पर अच्छी खेती होती है। कावेरी नदी के जल पे 4 राज्यों के करोड़ों लोग हैं वो निर्भर हैं। इनके पानी को लेकर राज्यों के बीच सालों से विवाद चल रहा है। कावेरी नदी जल विवाद पर विवाद है वो चल रहा है केरल, तमिलनाडु, पांडुचेरी इनके बीच। केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक, पांडुचेरी के बीच तनाव चल रहा है। अटल बिहारी वाजपेयी 16 मई 1996 को अटल बिहारी वाजपेयी देश के प्रधानमंत्री बने, लेकिन 13 दिन ही ये सरकार चल पाई। फिर से वो देश के प्रधानमंत्री बनते हैं 19 मार्च 1998 को, और ये 13 महीने सरकार चलती है। फिर 1999 में आयोजित चुनाव में इनको फिर विजय प्राप्त होती है, और 2004 तक ये देश के प्रधानमंत्री रहते हैं। इस प्रकार से 3 बार देश के प्रधानमंत्री बने। पोखरण का परमाणु विस्फोट, जो कि दूसरा विस्फोट था, इन्हीं के समय होता है परमाणु परीक्षण, और इनकी द्वारा स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना 2001 में शुरू की गई थी। महत्वपूर्ण फैक्ट है, और इन्हीं के द्वारा शुरू की जाती है स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना। आपको ध्यान है कि भारत के महानगरों को जोड़ने की एक सड़क परियोजना है। ऑपरेशन शक्ति नाम दिया गया था दूसरे पोखरण परमाणु विस्फोट को, जो कि 13 मई 1998 को हुआ था। कारगिल युद्ध आगे आएगा कि ऑपरेशन शक्ति क्या था। कारगिल युद्ध 1999 में कारगिल पहाड़ी पे लड़ा गया पाकिस्तान के साथ। अभ्यास के प्रश्न, दल बदल विरोधी कानून का संबंध किस संविधान संशोधन से है? तो ये संविधान संशोधन है 52वां संविधान संशोधन 1985 में। सन 1989 में 61वें संविधान संशोधन द्वारा मताधिकार की न्यूनतम आयु 18 वर्ष कर दी गई। शिक्षा को समवर्ती सूची में किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया? तो ये 42वें संविधान संशोधन द्वारा। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय खुला विश्वविद्यालय इग्नू की स्थापना कब हुई? 1985 में। भारत में सूचना क्रांति का अग्रदूत किसको माना जाता है? तो सैम पित्रोदा को माना जाता है सूचना क्रांति का अग्रदाता। भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया ट्राई की स्थापना कब की जाती है? तो उसी दौर में की जाती है ट्राई की स्थापना।
भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया ट्राई की स्थापना कब की जाती है? 1997 में। ईमेल का आविष्कार किसने किया? ईमेल की स्थापना कौन करते हैं? सैमुअल टॉमलिंगसन। ऑपरेशन ब्लैकबोर्ड पढ़ाई से संबंधित था। अनौपचारिक शिक्षा सर्व शिक्षा अभियान का एक हिस्सा था। राष्ट्रीय शिक्षा नीति शिक्षा के लिए दोनों प्रोग्राम थे, ऑपरेशन ब्लैकबोर्ड और अनौपचारिक शिक्षा। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में खेल और शारीरिक शिक्षा के बारे में प्रावधान किए गए। केंद्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड के कर्तव्य निश्चित कर दिए गए। सूचना राजपथ सूचनाओं के आदान प्रदान के लिए एक प्लेटफॉर्म बनाया गया। C. हमने देख ही लिया। पोखरण सेकंड देख ही लिया। कारगिल विजय दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 26-27 जुलाई को। भारत के विकास की यात्रा 2004 से 19 के बीच डॉक्टर मनमोहन सिंह और जिसके कार्यकाल में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। सूचना का अधिकार लाया गया जो कि 2005 में आया, RTI। और सूचना के अधिकार द्वारा जो लोकतंत्र है ज़्यादा पारदर्शी जवाबदेह बना। तेरहवें प्रधानमंत्री थे मनमोहन सिंह। 22 मई 2004 को इनके द्वारा शपथ ली जाती है और 22 मई 2009 को दूसरी बार प्रधानमंत्री बनते हैं। और ये रिजर्व बैंक के गवर्नर भी रह चुके हैं और जाने माने अर्थशास्त्री। जब PV नरसिम्हा राव देश के प्रधानमंत्री थे तब मनमोहन सिंह देश के वित्त मंत्री थे, जिसमें वैश्वीकरण पे, उदारीकरण पे और लिबरलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन पे विशेष जोर दिया गया था। इन्हें भारत के आर्थिक सुधारों का प्रणेता माना जाता है और इनको 1987 में भारत के दूसरे सर्वोच्च नागरिक सम्मान पद्म विभूषण से नवाजा गया था और सर्वश्रेष्ठ एशिया के वित्त मंत्री घोषित किए गए 1993-94। ये संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन के प्रमुख के रूप में देश के प्रधानमंत्री बने। नेतृत्वकर्ता होने के नाते यानी देश के प्रधानमंत्री बने तब प्रगतिशील गठबंधन की सरकार थी। इनके द्वारा राष्ट्रीय ग्रामीण योजना महात्मा गांधी के नाम से चली। मनरेगा इन्हीं का कॉन्सेप्ट था। आधार कार्ड इन्हीं का कॉन्सेप्ट था। मध्याह्न भोजन मिड डे मील जो कॉन्सेप्ट था उसके द्वारा भी बड़े स्तर पर प्रयास किए गए। सूचना का अधिकार जम्मू कश्मीर को छोड़कर 12 अक्टूबर 2005 को देश के संपूर्ण भारत में इसे लागू कर दिया गया। भोजन का अधिकार आया और भोजन के अधिकार के तहत अनुच्छेद, संविधान का अनुच्छेद है वो 47 इसके बारे में बात करता है कि नागरिक को पोषाहार का स्तर, जीवन स्तर को ऊंचा करने और लोक स्वास्थ्य में सुधार करने के का जो कर्तव्य है वो राज्य का कर्तव्य है। ये बहुत बार एग्जाम में पूछा हुआ है। तो भोजन का अधिकार अब अनुच्छेद 21 में है। मान सम्मान का और नियोजन आदि से संबंधित अंतर्निहित इसमें उद्देश्य है वो समाया हुआ है। तो सर्वोच्च न्यायालय ने 2001 में भोजन के अधिकार को मौलिक अधिकार के रूप में मान्यता दी थी। ये भी ध्यान रखना है। सर्वोच्च न्यायालय ने कब दिया? 2001 में। 2005 में लोगों को रोजगार उपलब्ध कराने के लिए मनरेगा नाम की एक योजना आई, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना। और 2013 में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून बना। राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग ने अपनी व्याख्या में कहा कि भोजन का अधिकार भारतीयों का मौलिक अधिकार है। साथ ही 2003 में इसे और स्पष्ट करते हुए भूख से मुक्त होने का अधिकार मौलिक अधिकार है, ये इसको बना दिया गया।
मानव अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा जिसको हम बोल सकते हैं, वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे 1948 में हुई और अनुच्छेद 3 में इसका उल्लेख है। 1986 में विकास के अधिकार संबंधी घोषणा भी हुई। संविधान का भाग 3 और 4 की व्याख्या और वे अंतर्राष्ट्रीय घटनाएं जिन्हें भारत ने इसे अनुमोदित किया। PUCL का मतलब है पीपल यूनियन फॉर सिविल लिबर्टीज। 2001 में एक जनहित याचिका दायर की गई। जन कल्याणकारी योजनाएं, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर स्कीम, जो कि डायरेक्ट लोगों के खातों में राशि हस्तांतरित हो रही है, ये भी इन्हीं की जन कल्याणकारी योजनाओं में शामिल थी। स्वास्थ्य मिशन जिसको NRHM बोलते हैं, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन, ये भी इन्हीं का कॉन्सेप्ट था। शहरी लोगों के लिए राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन जिसको NUHM बोलते हैं। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण गारंटी योजना 2005 में दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे महत्वाकांक्षी सामाजिक सुरक्षा और सार्वजनिक कार्यक्रम कहा जाता है। और विश्व बैंक की विकास रिपोर्ट 2014 में मनरेगा को ग्रामीण विकास का तार्किक उदाहरण प्रस्तुत किया है। 2005 का जो राष्ट्रीय ग्रामीण गारंटी अधिनियम है, उसको महात्मा गांधी के नाम से कर दिया गया, इसलिए अब ये मनरेगा कहलाता है। इसके कौन से प्रावधान हैं ये दिए हुए हैं, तो आपको ये पूरा पढ़ना है तो आप आराम से पढ़ें। PDF इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगी और अपने चैनल पे इससे संबंधित महत्वपूर्ण कंटेंट आपको मिलेगा। मनरेगा का महत्व क्या है? 1 अप्रैल 2008 को संपूर्ण देश में इसे लागू किया गया। विशिष्ट पहचान जिसको हम आधार बोलते हैं, 28 जनवरी 2009 को एक अधिसूचना द्वारा योजना आयोग से संबंधित कार्यालय के रूप में इसे स्थापित किया गया था। 115 अधिकारी और स्टाफ की कोर टीम के साथ, जिसमें महानिदेशक, उप महानिदेशक, सहायक निदेशक ये पद होते हैं। 12 अंकों का एक पहचान हर व्यक्ति को उपलब्ध कराई जाती है, जिसे कहा जाता है आधार। आधार कार्ड की विशेषता क्या है, इससे कौन कौन से फायदे हो रहे हैं, क्या उपयोगिता है, इसके बारे में आप आसानी से पढ़ सकते हैं। ये आ गया शिक्षा का अधिकार, और शिक्षा के अधिकार को भी अनुच्छेद 21 में आर्टिकल 21A में शामिल किया गया है, जो कि भाग 4 क के अनुच्छेद 51 मूल कर्तव्य से संबंधित है और के रूप में इसे जोड़ा गया है। 6 से 14 वर्ष तक की आयु का कोई भी बालक शिक्षा से वंचित न रहे, इसका यही उद्देश्य है। इसे नाम दिया गया निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009। राइट ऑफ चाइल्ड ए फ्री चिल्ड्रन टू फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन, RTE भी बोलते हैं, RTE एक्ट 2009। हर एग्जाम में यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं, तो ये आपके लिए बहुत ही उपयोगी कंटेंट हो रहा है। 6 से 14 आयु वर्ग के सभी बच्चों को प्रवेश, उपस्थिति और प्रारंभिक शिक्षा को पूरा करने का प्रावधान करने और सुनिश्चित करने की बाध्यता इसमें रखी गई है। हर एग्जाम में यहाँ से पूछा जाता है, तो आप इसको आराम से पढ़ें। और भी अगर अच्छे से समझाने की ज़रूरत हो तो आप मुझे दोबारा कमेंट करें। अभी कल एग्जाम है, इसके लिए बच्चों को मोटा मोटा बताने का प्रयास करूँ। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009, जिसके मुख्य प्रावधान ये हैं। अध्याय 1 में ये बातें शामिल हैं। अध्याय 2 में निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार है, उसमें ये बातें शामिल हैं। ये प्रावधान 3 में हर प्रावधान को यहाँ शामिल किया गया है। आप इसको डाउनलोड करके भी पढ़ सकते हैं। अब हम पढ़ेंगे 2014 से वर्तमान तक। 26 मई 2014 को देश के 14वें प्रधानमंत्री के रूप में नरेंद्र मोदी शपथ लेते हैं और वर्तमान तक कार्यरत हैं।
सरकार की नीतियां रही। इन्होंने योजना आयोग जो कि 1950 में बना था, इनके स्थान पे नीति आयोग बना दिया 2015 में। स्वच्छ भारत मिशन चलाया 2 अक्टूबर 2014 को। स्वच्छता को बढ़ावा देने के लिए नोटबंदी की, जिसको विमुद्रीकरण कहते हैं, करेंसी नोट बंद कर दिए गए। और इसके पीछे इन्होंने कारण दिए कि आतंकवादी गतिविधियां नियंत्रित होंगी और नशीली दवाओं का अवैध व्यापार बंद होगा। 500 रुपये और 1000 रुपये के करेंसी नोटों का विमुद्रीकरण नवंबर 2016 में किया, 8 नवंबर 2016 को। जीएसटी लागू की, वस्तु सेवा कर जिसको बोलते, 1 जुलाई 2017 से। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम कब लागू हुआ? तो ये लागू हुआ 2005 में। सूचना का अधिकार अधिनियम जम्मू कश्मीर को छोड़कर पूरे देश में कब लागू हो गया? 12 अक्टूबर 2005। किसी व्यक्ति के जीवन और स्वतंत्रता से संबंधित सूचना कितनी अवधि में देनी पड़ती है? तो यह हमने ऊपर देख लिया कितनी अवधि में देनी पड़ती है। किसी व्यक्ति के जीवन और स्वतंत्रता से संबंधित सूचना कितनी अवधि में देनी होती है? 48 घंटे में। कि किसी भी व्यक्ति की जीवन और स्वतंत्रता से संबंधित सूचना चाहिए गई हो तो ये तुरंत उपलब्ध करानी पड़ती है 48 घंटे में। किस संविधान संशोधन के तहत भारतीय संसद द्वारा शिक्षा के अधिकार को व्यक्ति के मूल अधिकार के रूप में सम्मिलित किया गया? तो 86वां संविधान संशोधन 2002 में। 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए कंपल्सरी और अनिवार्य शिक्षा, निःशुल्क शिक्षा कर दी गई। इसके तहत नेक्स्ट प्रश्न है, वह शिक्षा का अधिकार भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में शामिल है? तो यह है 21 क में। सूचना का अधिकार हम देख चुके, इसके लिए शुल्क और ये भी प्रथम अपील, ये भी आसानी से देख लें आप। नेक्स्ट चैप्टर है स्वतंत्र भारत भूमि सुधार एवं गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम। भूदान आंदोलन, और इसके प्रमुख जो जनक थे विनोबा भावे, जिन्होंने सर्वोदय नाम से सर्वोदय समाज की स्थापना की थी। भूमिहीन लोगों तक भूमि पहुंचाना, उनको दान करना। सन 1955 का अंत आते आते आंदोलन ने एक नया रूप धारण कर लिया और वह था ग्राम दान। ग्राम दान वाले गांव की भूमि को सामूहिक स्वामित्व की या सभी के लिए बराबर वाली भूमि माना गया और वह किसी एक व्यक्ति की नहीं मानी गई। आंदोलन की शुरुआत उड़ीसा से हुई थी और वहीं वह बड़ा सफल भी रहा। सन 1960 का अंत आते आते देश में ग्राम दान गांव की कुल संख्या 4500 से अधिक हो चुकी थी। गरीबी उन्मूलन के कार्यक्रम चले, पंचवर्षीय योजनाएं बनाई गई और पंचवर्षीय योजनाओं में निर्धनता उन्मूलन की योजना भी बनी। 1971 के लोकसभा चुनाव का कांग्रेस की तरफ से नारा था, वो भी था गरीबी हटाओ। गरीबी रेखा को किस प्रकार से निर्धारित किया गया कि गरीबी रेखा क्या है, इससे नीचे गरीबी रेखा से नीचे के लोग किस आधार पे कौन सा पैमाना हो, तो शहरी लोगों के लिए अलग बना दिया और ग्रामीण क्षेत्रों के लिए एक नया मापदंड बनाया गया। इसे कैलोरी के रूप में भी निर्धारित किया और पैसों के रूप में भी। तो गरीबी को हटाने के लिए समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम चला। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम भी चले, न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम भी चले, सूखा संभावित क्षेत्र 20 सूत्री कार्यक्रम चला 1975 में, जवाहर ग्राम समृद्धि योजना चली, रोजगार आश्वासन योजना चली, संपूर्ण ग्रामीण रोजगार, स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना चली,
तो इस प्रकार से ये चैप्टर अपना भूमि सुधार से संबंधित, इनके प्रश्न उत्तर आप देख लें। नेक्स्ट भारत की विदेश नीति से संबंधित है और इससे बनने वाले मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न हम देखेंगे कि भारत की विदेश नीति से संबंधित जो प्रश्न हैं वो किस प्रकार से हैं। प्रसिद्ध भाषण भाग्य वधु से चीर परिचित प्रतीक्षित भेंट, ये नारा किसका था? पंडित जवाहरलाल नेहरू का। बांडुंग सम्मेलन कब आयोजित हुआ था? 1955। इनमें से किसका संबंध गुट निरपेक्ष आंदोलन से नहीं है? तो नेहरू का तो है, टिटो का भी है, नासिर का भी है, क्रुश्चेव का नहीं है। किस अनुच्छेद के अंतर्गत जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा दिया गया? 370 के तहत। भारत में 1948 में ऑपरेशन पोलो कुट नाम से एक सैनिक कार्रवाई की गई थी, ये कहाँ थी? हैदराबाद में। पुर्तगाली अत्याचारों से मुक्ति दिलाकर गोवा को भारत में कब शामिल किया गया? 1961 में। भारत भूटान संधि कब हुई? शांति और मित्रता की भारत नेपाल संधि, ये 1950 के दशक की है। पाक जलडमरू मध्य किन देशों के मध्य है? भारत और श्रीलंका के मध्य। भंडार नाई के शास्त्री समझौता कब हुआ? तो 1964 की बात है। कच्छ द्वीप टापू किन देशों के बीच का मुद्दा है? भारत श्रीलंका के बीच। डियांगो गार्सिया टापू कहाँ स्थित है? स्टार वार कार्यक्रम है, ये किस देश से संबंधित है? ग्लासनोस्त और पेरेस्ताइका की नीति का संबंध किससे है? ये मिखाइल गोर्बाचोव से। किस घटना का संबंध इंदिरा गांधी से नहीं है? अगर ये भारत की विदेश नीति का चैप्टर आप पूरा अच्छे से समझना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, आपको बहुत अच्छे से समझा दिया जाएगा। सुखोई 30 विमान है, ये कहाँ से खरीदे गए हैं? रूस से खरीदे हैं। तो ये कल ही एग्जाम है, इसलिए बच्चों के लिए कंटेंट है डाला गया है। वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा नहीं हो, इसके लिए मिलते हैं नेक्स्ट और महत्वपूर्ण जानकारी के साथ। तब तक थैंक्स, ऑल द बेस्ट।